नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम एजेंडा में। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक और दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। वो कहते हैं ना, एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि तेरे माथे पर ये आंचल खूब है लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये लाइनें दरअसल वो हैं कि जो महिलाएं पर्दा करती हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको अपना ध्वज भी बना सकती हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम वर्तमान दौर में जो हैं महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अगर आप संसद से लेकर बात करेंगे या घर की चारदीवारी तक, इसके साथ ही साथ अगर आप डिफेंस सेक्टर्स की बात करेंगे तो इसके साथ ही साथ अगर हम अंतरिक्ष की बात करते तो वहां पर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। महिलाएं हर क्षेत्र में क्या कुछ कर रही हैं और क्या कुछ उनकी उपलब्धियां हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं बल्कि उनके संघर्ष, साहस और उनके पराक्रम को सलामी करने का भी ये दिन होता है। इसलिए महिला और नारी शक्ति को हमारी तरफ से सैल्यूट है। और इसी के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले हम तारुफ कराएंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रमिला संजय जी। आप समाज सेवी हैं और यूनिसेफ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी हुई हैं और काफी कुछ इन्होंने काम किया है और समाज सेवा में क्या कुछ उपलब्धि रही है, इस पर बातचीत करेंगे। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार शालिनी अग्रवाल जी भी मौजूद है हमारे साथ में। पत्रकारिता की फील्ड भी बहुत गहरी होती है, यहाँ पर भी महिलाओं का रहना और किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना और महिलाओं के अधिकारों और उनका पक्ष रखना काफी जटिल होता है। उन जटिलताओं को चीरते हुए आज नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चर्चा में। और इसी के साथ में जब समाज की बात आती है तो समाज शास्त्री का होना बेहद लाजिमी हो जाता है। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी। सर, आपका भी हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राजीव सर चूंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पत्रकारिता के जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो भी यहाँ पर दिए और काफ़ी कुछ लंबा अनुभव रहा है, समाज को अपने नज़रिए से देखते हैं। इनसे भी काफ़ी कुछ हम जानेंगे। और इसी के साथ आज के इस शो में जो खास होने वाला है वो ये है कि आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की और आज हमारे शो में नारी शक्ति भी मौजूद है ऑडियंस के तौर पर। तो हम अपने जो हमारी नारी शक्ति उनका भी स्वागत करना चाहें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप लोग, स्वागत है आप सभी का। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज का जो शो है बेहद खास होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, नारी शक्ति की। और सबसे पहले मैं आना चाहूँगा प्रमिला मैडम के पास में। प्रमिला मैडम, आज हम बात कर रहे हैं जो आज का दिन होता है 8 मार्च, दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी कुछ आयोजन होते हैं। क्या ये जो महिला दिवस होता है क्या महिलाओं के अधिकार की ही बात करने के लिए होता है या फिर इसका मैसेज किस तरीके से लोगों तक कन्वे किया जाता है? अतीक जी, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है और हम लोग बैठे आज यहाँ इसके लिए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि 8 मार्च को कोमेमोरेट करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही के दिन अगर हम कुछ बातचीत कर लेंगे तो महिला सशक्त हो जाएगी। तो महिला सशक्तिकरण की जगह मैं हमेशा इसको ऐसा देखती हूँ कि एक परिवार सशक्त हो, महिला और पुरुष दोनों सशक्त हो, कोई कंपटीशन नहीं है बराबरी का या इस तरह का, लेकिन जहाँ जिसको ज़रूरत हो वहाँ उसको देखते हुए और उनकी आवश्यकता के अनुरूप और उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही स्थान और जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल शालिनी जी, हम 8 मार्च की बात करते हैं तो लगभग हर महिलाओं के जो स्त्री हैं उनके मन में ये 8 तारीख जो रहती है वो रजिस्टर्ड हो जाती है कि 8 मार्च का उनका दिन होता है, उनके प्राइड का दिन होता है और उसको वो खुल के जीते भी हैं जी। 8 मार्च का क्या कुछ इतिहास रहा है, थोड़ा भूमिका में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 8 मार्च कोई महिला दिवस नहीं है, हर दिन एक महिला दिवस है। बड़ी बात और हर महिला को हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन आपने चूंकि इतिहास की बात कही तो जो आज हम नई शताब्दी का भी चौथाई पार कर चुके हैं और जो बात पिछली शताब्दी में शुरू हुई थी आज हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। बात शुरू हुई थी ये तो 1923 में करीब, जब रशियन रेवोल्यूशन था और जो रूसी महिलाएं थी वो अपने अधिकारों की बात कर रही थी, उनको मतदान का अधिकार नहीं था। जार जो वहाँ का शासक था
उसने उनको मतदान के अधिकार से वंचित किया था। तो रूसियन जो महिलाएं थी उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकार को पाने के लिए, और जार को अपना शासन छोड़ना पड़ा और उनको मतदान का अधिकार मिला, वहाँ चुनाव हुए। तो जो वहाँ जो तारीख थी वो रशियन कैलेंडर के हिसाब से 23 फरवरी थी जो अभी गुजरी है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो 8 मार्च था। तो 8 मार्च तो तारीख ऐसे आई। और दूसरा जो यूएन है उसने पहली बार 1975 में महिलाओं की बात की, विमेंस डे की बात की, और 1977 में 8 मार्च को महिला दिवस मनाना तय हुआ। तो ये सारे इतिहास की बात और वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, आज भी बदस्तूर जारी है। और हम कभी भी पुरुष सशक्तिकरण या पुरुष दिवस की बात नहीं करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि हम नई शताब्दी में भी 2026 है, हम 25 साल गुजर चुके हैं और आज भी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सर, काफी अहम सवाल छेड़ दिया है शालिनी मैडम ने महिला सशक्तिकरण के लिए। क्या महिला सशक्तिकरण के लिए बात करना ही लाजमी, या फिर उस पर वाकई में कुछ काम करने की जरूरत है? हम अगर छोटे स्तर से देखिए, हम एक छोटे कुटुंब की बात करते हैं, अपने परिवार को एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। महिला सशक्तिकरण हमारे घर से शुरू होता है, उसके बाद समाज, समाज के बाद फिर वो दुनिया में जाता है। कैसे देखते हैं सर आप? नहीं अतीक जी, ये सवाल काफी जटिल है जी। कुछ बुनियादी प्रश्न है जिनका हमें उत्तर चाहिए, बिल्कुल, तब हम 8 मार्च की सार्थक चर्चा कर सकते हैं। एक तो ये कि बच्चे यहाँ बैठे हैं, 20वीं शताब्दी का पूरा इतिहास पढ़िए, 1911 ऑनवर्ड, आपको लगेगा कि बहुत सारे बदलाव 20वीं शताब्दी में हुए। कई क्रांतियां हुई। रूस की क्रांति मुख्य रूप से थी, प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, और जितने भी युद्ध होते हैं, जितनी भी क्रांतियां होती हैं, वो महिलाओं के लिए काफी कुछ नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि हर बार महिला ही हिंसा का शिकार होती है। और इसलिए मैंने अभी बीच में कहा था कि अन्याय के खिलाफ, असमानता के खिलाफ जो हमारा विद्रोह है वही महिला दिवस है। रोजा लग्जमबर्ग करके एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुई। उस विचारक ने यह कहा कि जिस दिन महिला श्रम का हिसाब मांग लिया जाएगा, हमको मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पता लग जाएगी। बड़ी बात कही आपने। जो महिलाओं का श्रम है, उस महिला के श्रम को कभी प्रोडक्शन की प्रोसेस के साथ जोड़ा ही नहीं गया। पैट्रियार्की ने ऐसा किया, और पैट्रियार्की भारतवर्ष के अंदर धर्म, जाति, इन सब के द्वारा कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी प्राप्त करती है। और इसलिए जो हमारी लड़ाई है वह पुरुष सत्तात्मकता के खिलाफ है। पुरुष और महिला के मध्य की समानता होनी चाहिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का निषेध होना चाहिए, उनके साथ प्रत्येक भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए, और उनके उत्पीड़न के जितने भी प्रयास हैं उनको समाप्त किए जाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तब ये कहा जा सकता है कि महिला दिवस की सार्थकता है। अन्यथा दिवस तो अनेक मनाए जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, समूचे विश्व के अंदर हम देख रहे हैं। बिल्कुल। प्रमिला जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज का दिन जो 8 मार्च है, हमेशा चीजें लड़कर ही मिली हैं। 8 मार्च का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसे हम मना रहे हैं, महिलाओं के साहस, शौर्य और पराक्रम की बात भी हम करते हैं। क्या महिलाओं को सिर्फ लड़ने से, लड़ाइयां लड़ने से ही अधिकार मिलेंगे? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता यही आया है। और जब लड़ाई लड़ी गई, जब अपने अधिकार के लिए खड़े हुआ गया, तभी वो अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए। और ये इतिहास गवाह है। मैं तो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग ये वाली ट्रेनिंग भी करती हूँ। तो कई बार जब ग्रामीण क्षेत्र में हम काम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ महिला एक बार एक ऐसे बोली कि अगर वो बालक रोवे कोनी ना, जना तो माँ भी दूध कौन पिलावे। तो बात ये है, इट इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन, डिमांड, सप्लाईज। कुल मिलाकर लड़ने की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए। और हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लड़ रहे हैं, तो किससे लड़ रहे हैं? फॉर व्हाट, विद हुम, व्हाई? मतलब ऐसी कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। और मैं इसकी पक्षधर भी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ, हमारे समाज शास्त्री लोग बैठे हैं, हमारी पत्रकार बहन है यहाँ पर, तो बात कुल मिलाकर ये है, हमारी समाज की संरचना, हम तो सिर्फ 1923 और 11 से आगे का देख रहे हैं।
हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं और हमारे ही देश के इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि ये सब की जरूरत थी नहीं कभी। बिल्कुल। शालिनी जी, जिस तरीके से हम समानता की बात करते हैं महिलाओं में, तो एक मेरा जो आंकड़ा है ये, जिस तरीके से भारत में जो महिला साक्षरता दर है लगभग 70 से 77% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो है वो 84 से 88% है। इस अंतर को खत्म करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? लेकिन इससे आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं सर की बात को थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा महिलाओं को अगर श्रम का हिसाब अगर महिला देने लग गई, क्योंकि जब हम किसी महिला से बात करते हैं ना कि आप क्या करती हैं, तो जो महिला घर का काम करती है वो बहुत सकुचाते हुए बोलती हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कुछ नहीं करती। वो कुछ नहीं करती। अगर आप उनकी जगह एक मेड रखें तो वो रोटी बनाने के आपसे 10-15 हज़ार लेगी, कपड़े धोने के कितनी तनख्वाह उसके जो पति है या जो घर के कमाऊ सदस्य हैं उनकी चली जाएगी। लेकिन उनके मन में ये डाल दिया गया कि कुछ नहीं करती और महिला वही सशक्त है जो घर से बाहर निकली है, जो कुछ कमाई कर रही है और घर को आर्थिक सहारा दे रही है। तो जो सारी जो बात है ना सशक्तिकरण की, कुल मिला के अर्थ से जुड़ी हुई है, पैसे से जुड़ी हुई है, कि बात उसी की सुनी जाएगी जो कमाएगा। इसीलिए महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी और कमाने पे मजबूर होना पड़ा ताकि वो ये जता सके कि हम भी सशक्त हैं, जबकि वो काम पहले से कर रही हैं। लेकिन वो श्रम उनका मुफ्त का श्रम था। अब आपने जो बात कही कि साक्षरता की बात कही, शिक्षा की बात कही, देखिए क्या होता है कि आज भी हमारे जो सर भी राजीव सर ने बहुत सही बात कही कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो आज भी पुरुषों को ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और वो बात साक्षरता पे भी लागू होती है। अगर आपके घर में पैसा नहीं है, आपके पास चॉइस है कि आप लड़के को पढ़ाएं या लड़की को पढ़ाएं। मैं आपकी और हमारी या इन बच्चियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जहां उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास चॉइस दी गई हो। तो आप यकीन मानिए 200 नहीं, 100 नहीं, 1000% वो लड़के को ही पढ़ाएंगी। मैंने बहुत ये भावनाओं को कैसे चेंज किया? ये जो एक परसेप्शन है ना कि मैं अपने बेटे को ही आगे बढ़ाऊंगा, उसी को पढ़ाऊंगी, किस तरीके से रहेंगे, ये कैसे चेंजेस लाए जाए इसमें? देखिए इसकी जो जड़ है ना वो फिर वहीं साक्षरता में या शिक्षा में छुपी है। जब तक हम एक एक महिला को शिक्षित नहीं करेंगे, उसको जैसे मैंने कहा ना कि उसकी आवाज को उठाने का मौका नहीं देंगे, जब तक वो कमाएगी नहीं, जब तक उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, चाहे वो कमाए कैसे भी, जब तक उसको घर में बोलने का हक नहीं होगा कि मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाना चाहती हूँ, तब तक वो माइंडसेट नहीं बदलेगा। हम एक एक का माइंडसेट नहीं बदल सकते। हमको खुद को, हर एक महिला को सशक्त करना पड़ेगा। जैसे आपने भी कहा कि जब हम परिवार मजबूत नहीं करेंगे, समाज मजबूत नहीं होगा, और समाज मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र और दुनिया भी मजबूत नहीं होगी। तो जो ये जैसे कि प्रमिला जी हैं जो ये काम कर रही हैं, एनजीओ चलाती भी हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैडम जैसी जो महिलाएं हैं उनका एक बड़ा रोल है, जो कि बिल्कुल गांव तबके ढाणी में काम कर रही हैं और वो ये समझा रही हैं लोगों को कि बेटी को पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है जितना बेटे को पढ़ाना। मैडम, मैं सवाल आपसे ले रहा हूँ क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो भी मैं आपके पास आऊंगा। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। मैडम ने जैसा कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, कमाई करनी चाहिए, उनके पास पढ़ता है ठीक। क्या लगता है कि मतलब जो एक सफलता की जो कहानी होती है, क्या वो अर्थ पर निर्भर हो जाती है कि अगर वो आर्थिक स्थिति से कमा रही हैं, यानी कमाई कर रही हैं, तभी वो सशक्त मानी जाएंगी? देखिए एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण, या फिर इसमें प्रतिनिधित्व की भी बात आती है, या फिर ये होता है कि इनको सम्मान भी मिलना चाहिए, भागीदारी की भी बात आती है इसमें? वो उसको कमांड करे, डिमांड से तो काम नहीं चलेगा। पॉइंट ये है कि सशक्तिकरण को कई आयामों में देखा जा सकता है। एक सामाजिक सशक्तिकरण, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब जब तक, जैसे शालिनी जी कह रही थी, महिला कमा नहीं रही है, उसका कोई डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं हो पाता, वो सिर्फ सुनती है और इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि इंडिया की इलिटरेट वुमेन आर द बेस्ट ट्रेजरर्स ऑफ द वर्ल्ड। पति कमा कर ला के उनको देता है, वो पढ़ी लिखी चाहे नहीं है, लेकिन 1 रुपए का भी दाएं बाएं नहीं होता, उनको फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है।
पॉइंट ये है, क्या वो उस पैसे में अपने लिए कुछ खर्चा कर सकती है? नो, जनरली नो, बहुत कम बार ऐसे होता है। अगर वो अर्न कर रही है, कमा रही है, चाहे वो मेरे घर में जो मेड काम कर रही है उसकी मैं प्रेम बाई की बात करूं, वो मुझे बताती है कि मैं अपनी मर्जी से ये ले सकती हूँ, मेरा आदमी दे नहीं दे कोई बात, मेरी बेटी के लिए ये ले सकती हूँ, मेरे बेटे के लिए। नाउ दैट इज वेयर द डिसीजन मेकिंग इज कनेक्टेड, उसके साथ उसका जुड़ाव है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक फ्रीडम या इंडिपेंडेंस से। बिल्कुल बखूबी आपने बताया, क्योंकि कई बार होता है कि हम निर्णय ले सकें, इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत जरूरी होती है। महिलाएं फाइनेंस मिनिस्टर तो घर की बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार डिसीजन नहीं ले पाती हैं। और डिसीजन कैसे आता है? साक्षरता से आता है, शिक्षा से आता है, उसके साथ ही साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आता है। तो जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे साथ में नारी शक्ति भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हम ऑडियंस की तरफ चलेंगे, कुछ एक सवाल लेना चाहते हैं, हम उनसे पूछेंगे। जी मैडम, आप क्या सवाल है आपका? मेरा नाम पूनम है और मेरा सवाल राजीव सर से है। जैसा कि मैं आरपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो हमें पता होता है कि बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं, तो मतलब 1-2 बार में नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो आफ्टर दैट घर वाले बोलते हैं कि वापस आ जाओ। लेकिन कंपैरिजन टू बॉय तो उनको ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं ज़्यादा दिनों तक रुकने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है कि हमारी तैयारी उतनी ही है जितनी कि एक लड़के की है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा मौके दे दिए जाते हैं हमारी तुलना में। तो फिर घर जाके उन्होंने एक ही सवाल होता है कि इतने दिनों तक तुम्हें हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा, तो तुमने क्या किया? तो शादी का प्रेशर आ जाता है उसके बाद में। तो वो प्रेशर ज़्यादातर देखा जाता है कि वो एक महिला ही कर रही होती है दूसरी महिला पे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब एजुकेटेड तो वो भी होती हैं, पर उनका प्रेशर मतलब लड़कों पे नहीं होता है उतना प्रेशर, लेकिन लड़कियों पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, चाहे उनके मन हो या नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी गहरा सवाल आया है सर आपके लिए, क्योंकि आपका जो सवाल है ना, वो वीमेन एम्पावरमेंट से ही जुड़ा हुआ सवाल है। एक्चुअल में मैम ने बताया, पर मैं वीमेन एम्पावरमेंट को बिल्कुल भिन्न नज़रिए से देखता हूँ। जी, आपकी कैपेबिलिटी की ग्रोथ का क्या हमने कोई माकूल इंतजाम कर रखा है? नंबर 1, क्या आप फ्री हैं? फ्रीडम सेकंड कंसेप्ट है उसके साथ में। तीसरा, ऑटोनॉमी क्या आपके पास में है? और चौथा, क्या समाज ने आपको मौका दिया है कल्चर ऑफ साइलेंस को तोड़ने का? जो मौन की संस्कृति है, उस मौन की संस्कृति को तोड़ने का। आपका ये जो सवाल है ना, ये पूरे परिवार की व्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में इसी तरह से है। आज भी अनफॉर्चुनेट है ये कि हम जब पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र के पद को धार्मिकता के आधार पर, जातीयता के आधार पर और बहुत सारे ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसके आधार पर उसे हायरार्की में ऊपर का स्थान देते हैं। लेकिन प्रतिरोध आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के अंदर देखिए, मैंने फिर कहा फ्रीडम और ऑटोनॉमी। अगर आप ये कह सकते हैं कि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सफलता और असफलता ये दोनों ही 2 पैरामीटर्स हैं। कब असफलता सफलता में परिवर्तित होती है, ये देखने वाली बात है। हम जब आरपीएससी के अंदर जाते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं, या यूपीएससी में जाते हैं, तब हम लोगों से बात करते थे, तो ये निकल करके आता था। ईमानदारी की बात बताऊँ आपको, जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा शार्प हैं, वो ज़्यादा रैशनल हैं, ज़्यादा लॉजिकल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो काम वहाँ पर करने लगते हैं। लोग ये पूछते हैं, भाई कल शादी हो जाएगी, संतान होगी, तो आप क्या करेंगे? मतलब हम उसी डोमेस्टिक वर्ल्ड के अंतर्गत उनको, बच्चों को देखने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार आधारभूत इकाई नहीं है, लेकिन अगर परिवार के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं है, अगर आपको समानता का जो कंसेप्ट है उसके साथ में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आपको उस परिवार को अथॉरिटेरियन कहने में किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर भी उतनी कैपेबिलिटी है, मैं ग्रो कर रही हूँ और मैं निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास करूँगी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी। आपने कहा कि लड़कों को ज्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो ताना बाना है ना समाज का, वो इस तरह से बना दिया गया है कि जब तक लड़का कमाएगा नहीं, शादी नहीं होगी, और लड़की तो ना भी कमाए, कुछ ना करे तो शादी हो जाएगी। तो जो शादी वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसमें ये है
उसकी एलिजिबिलिटी है लड़के का कमाना, तो वो जरूरी है क्योंकि उसको वो कमाना ही है, क्योंकि कोई लड़की बेरोजगार के संग शादी नहीं करेगी। लेकिन लड़की अगर बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, तो ठीक है शादी हो जाएगी। एक नए तरीके के प्रश्न छेड़ दिया है आपने। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। लेकिन देखिए, बदलाव तो आपको कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा ना। आजकल मैं तो देख रहा हूं पूरी सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर, और केवल यही नहीं, ये ग्लोबल ऑर्डर में है। अगर लड़का नहीं कमा रहा है तो उसके लिए परेशानी है, लड़की अगर कमा रही है तो वह उस परिवार का संचालन बहुत बखूबी कर सकती है। और इसलिए आज जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमको तो वर्किंग वाइफ चाहिए। तो ये जो वर्किंग वाइफ का कंसेप्ट है, ये अपने आप में एक ऐसा नोशन है जो ये दिखलाता है कि आपके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ सोशियो कल्चरल डायमेंशंस जो हैं, उन डायमेंशंस के अंदर भी आप लेजिटिमेसी और रैशनैलिटी ला रहे हैं। अगर ये नहीं है, अभी मैम ने कहा साक्षरता दर की बात सर कर रहे थे, साक्षरता दर कोई माने नहीं रखती। अक्की महादेव पूरे के पूरे साउथ के अंदर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, कई सारे ऐसे महिलाओं के नाम हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जो महिलाएं सड़कों पर थीं, गांव के अंदर जो सत्याग्रह कर रही थीं, वो सत्याग्रह करने वाली महिलाएं पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनके अंदर पर्सनल इज पॉलिटिकल ये भाव था। हम उस भाव को धीरे धीरे छोड़ गए और हमने अपने आप को पारिवारिक परिवेश का पूरी तरह से हिस्सा बना लिया। जब तक हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ करके अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट का जो सवाल है वह अधूरा रह जाएगा। मैडम प्रमिला मैडम, आपके पास आ रहा हूँ। उन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं, पास होते हैं, जितनी सीटें रहती उतने लोग होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए, उन फैमिली का अपने बच्चों के प्रति और खासकर नारी शक्ति के प्रति क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। तो आप शुरुआत तो करो। एक वो रही है ना कि आप पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं कि ये भी चेंज हो जाए, वो भी हो जाए, तभी सब कुछ होगा, तो कभी एक शांत पानी के तालाब में एक पत्थर मारो, रिपल्स तो होंगे, है ना? तो वहां से शुरुआत करो। अगर आपको मना किया, मेरा क्वेश्चन ये है, तो आपने क्या किया? आप क्यों मान गए भाई? पहली बात। दूसरी बात, शादी ऐसा कोई हर्डल नहीं है। मैंने मेरी पीएचडी शादी के बाद की है, और उसके बाद उसके पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाया, उसके बाद मैंने आरपीएससी क्लियर किया। आई हैड बोथ माय चिल्ड्रन कमिंग, मतलब मेरे साथ आए अजमेर। जब मैं आरपीएससी का इंटरव्यू देने गई, आई वाज 11th इन पोजीशन देयर। तो मुझे समझ नहीं आता जब कई लोग कहते हैं ना, मतलब आइदर और, वर्सेस कुछ नहीं है भाई। शादी में और अच्छा है, आप रात को देर तक पढ़ रहे हो, आपको पति आपको चाय बना के पिला देगा। तो आप हैव दैट काइंड ऑफ। अच्छा, फिर मैं तो क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशन को भी देखती हूँ, तो यू आर एट एन एज वेयर योर रिप्रोडक्टिव, आपकी रिप्रोडक्टिव एज सही है उस समय। आप 35-40 में पहुंच जाएंगे, आप ही के लिए कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स होंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, गवर्नमेंट आपको और प्राइवेट सेक्टर भी आपको लीव देता है टू डिलीवर चिल्ड्रन, उनका ध्यान रखना है। 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करना है, तो हमारे टाइम तो 90 दिन की छुट्टी होती थी, अभी तो 6 महीने की छुट्टी होती है, 1 साल की छुट्टी होती है। भी काफी अहम प्राइवेट सेक्टर में ना पैटर्नल लीव भी और मैटरनल लीव दोनों होते हैं। बिल्कुल। तो क्यों घबराते हो? गो है। प्रोफेसर राजीव, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि सरकार की बात हुई, महिलाओं के अगर हम मौकों की बात करते हैं तो रिजर्वेशन की भी बात आती है, कई बार देखा जाता है। और सरकार ने कहीं ना कहीं 33% का जो रिजर्वेशन था वो संसद में भी लेकर के आई है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो रिजर्वेशन चीज लेकर के आए हैं, कितना कारगर साबित होगा, और क्या रिजर्वेशन ही ये माध्यम है महिलाओं को आगे बढ़ाने का? नहीं, सवाल देखिए, रिजर्वेशन का सीधा संबंध सामाजिक न्याय के साथ में। ठीक है। हमने डेलिबरेटली, मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, नहीं तो हिंदी के अंदर होता है, एक सुनियोजित साजिश के तहत महिलाओं को और समाज के एक बहुत बड़े तबके को हमने विकास की प्रक्रिया में पीछे रखा है, उनको आगे आने का मौका नहीं दिया। उनकी जो अपनी स्थानीय किस्म की
जो योग्यताएं थी उन योग्यताओं को भी हमने ग्रैब कर लिया और उसे किसी दूसरे के हवाले कर दिया। ये स्थितियां लगातार चलती रहीं। तो आज के दौर में ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन सामाजिक न्याय को मूर्त रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया है। महिलाओं का रिजर्वेशन अगर है संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, अभी तो हुआ नहीं, प्रस्ताव जरूर डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। चुनाव होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, पता नहीं कब तक लागू होगा। लेकिन एक संभावना है कि आने वाले सालों में आपको इस प्रकार का रिजर्वेशन मिलेगा। कई जगह पर महिलाओं का रिजर्वेशन है और उस रिजर्वेशन के कारण पुरुषों के साथ जो उनकी अपनी सहभागिता है, देखिए सहभागिता कई जगह पर असमानता पैदा करती है जी। लेकिन ये भी तथ्य है कि सहभागिता आपको लोकतांत्रिक बनाती है, पारस्परिक समझ को विकसित करती है। और इसलिए ये जो महिला का एम्पावरमेंट है ना, ये केवल महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मुख्य रूप में इसका पुरुष और महिलाओं के मध्य की समानता है। अगर मैं आपको हो जाती है, और सबसे अनफॉर्चुनेट बात इसमें अजीम जो, और मैं आपको इसमें जो प्रिपरेटर है ना, वो प्रिपरेटर तो ग्लोरीफाई करता है अपने आप को, और जो विक्टिम है उसके लिए शेम और स्टीरियोटाइप डेवलप हो जाते हैं। जब तक ये व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी, डोमेस्टिक वायलेंस में हो या वर्क प्लेस के वायलेंस में हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, जब तक ये स्थितियां हैं, हम चाहे कितने ही प्रयास कर लें, मुझे लगता है कि महिलाओं का जो अधिकार है उस अधिकार को हम उन तक प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे, और ये जंग हमारी जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आएगी तो उसमें पुरुषों का भी एक बड़ा योगदान रहेगा। और जैसा कि सवाल के जवाब में सर ने बताया है कि जब महिलाएं हमेशा से लड़ती आई हैं, अब उनको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उनको स्वेच्छा से उनके अधिकार दे देने चाहिए। बिल्कुल, हम अपने ऑडियंस के पास फिर से आएंगे एक बार और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ सवाल है आपका जो आप यहाँ पूछना चाहती हैं। जी, मेरा नाम आंचल लड्ढा है और मेरा सवाल शालिनी जी से है। मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे आज हम कहते हैं कि विमेन इक्वली केपेबल है ऑफ मेन, ऑफ एवरीथिंग दे डू, ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं, जैसे हम हमारी फील्ड की बात ले लें तो JEE जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हम दे के हमारे कॉलेजेस चूज़ करते हैं, उसमें भी आज एक सेपरेट वुमेन की लिस्ट निकलती है फॉर द एडमिशन। तो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ बना रही है ताकि वुमेन को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन स्टिल हम देखते हैं, जैसे अब हमारी बात करें 120 के बच्चों की क्लास में सिर्फ 23 लड़कियां आज भी है। तो ये गैप अभी भी क्यों है? क्या चेंजेस सोसाइटी की तरफ से होने चाहिए और क्या चेंजेस महिलाओं में खुद में होने चाहिए कि ये जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है तो उनके पार्टिसिपेशन, उनके लीडरशिप में बढ़े? मतलब बिल्कुल गैप की बात हो रही है जिस तरीके से, जिस तरह से हमने जेंडर गैप की बात की। एक छोटी सी बात कहती हूँ, एक लड़कियों के बारे में कहा जाता है लड़की हंसी तो फंसी। जब लड़की के हंसने पर टोकना है, तुम ऐसे मत बैठो, तुम पैर खोल के मत बैठो, पैर बंद करके बैठो, हंसो नहीं, ऐसे को, तुम्हारा घूंघट इतना नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत भाग्यशाली लड़कियां हैं जो कि इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में हैं। तो जो सोसाइटी का माइंडसेट है ना, जो लड़कियों की हंसी पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है, आज भी लगा रहा है, फिल्म तक बन गई लड़की हंसी तो फंसी। तो उस समाज को बदलने में सोचिए कि कितना वक्त लगेगा। हालांकि बहुत बदलाव आया, मैं ये नहीं कहती, मैं मेरे घर की बात करूं, मैंने नाइट शिफ्ट भी की, डे शिफ्ट भी की, मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता ना तो यकीन मानिए मैं नहीं कहती, मैं ये नहीं कहती कि अलाउ, मैंने जैसे पहले भी कहती कि अलाउ किया कि अलाउ। और जनरली आपने ये सुना होगा, मैंने तो अपनी वाइफ को अलाउ किया है कि वो काम कर ले। तो देखिए, अलाउ और सपोर्ट में बहुत अंतर है। जब वो गैप भरेगा नहीं ना, अलाउ और सपोर्ट का भरा, तो तब तक वो जेंडर गैप भी नहीं भर सकता जिसकी आप बात कर रही हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँ। बिल्कुल, स्टेम आज तक ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये पैट्रियार्की के द्वारा डोमिनेटेड डिसिप्लिन्स हैं। क्योंकि इसके अंदर देखिए क्या होता है, आप फिर समझिएगा, लॉजिक है, इसके अंदर रैशनैलिटी है, इसके अंदर क्वेश्चन करने की पावर है जी। तो जो स्टेम का सवाल है वो तो पुरुषों को छोड़ दिया गया, ठीक है, महिलाएं प्रवेश कर रही हैं, और महिलाओं के लिए क्या होगा कि आप ह्यूमैनिटीज में, लिबरल आर्ट में, वहां पर चले जाएं, क्योंकि वहां इमोशंस हैं। तो इमोशनल पर्सनैलिटीज के रूप में महिलाओं का विकास और रैशनल लॉजिकल पर्सनैलिटी के रूप में पुरुषों का विकास। सर, आपसे ये जो क्वेश्चन नहीं किया गया कि आप क्यों सोशियोलॉजी में आ गए? बिल्कुल
मैं तो इसलिए सोशियोलॉजी में आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इमोशन और रैशनैलिटी के बीच में क्या संबंध है। अदरवाइज मैंने 12th तक तो साइंस ही पढ़ी थी। वाह क्या बात। सर आपने जिस तरीके से बताया, आप समाजशास्त्री हैं, समाज से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि अब भारत को महिला नेतृत्व वाला समाज बनने में क्या अभी कितना वक्त लगेगा? नहीं, देखिए, सवाल महिला और पुरुष के नेतृत्व का नहीं है। महिला का नेतृत्व भी हमारे लिए परेशानी मूलक हो सकता है अगर वहां पर अथॉरिटेरियनिज्म है, और पुरुष का नेतृत्व भी हो सकता है। सवाल यह है कि हम अपने प्रयासों से दोनों ही तबकों के अंदर, और विशेष रूप से दोनों जो तबके हैं जो राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम उनको सही अर्थों में, मैं फिर कोट अनकोट कर रहा हूं, क्या हम उनको सही अर्थों में लोकतांत्रिक बना सकते हैं? अगर हम लोकतांत्रिक बना सकते हैं तो एम्पावरमेंट एक यथार्थ के रूप में आपके सामने आ सकता है। लोकतांत्रिक नहीं है तो अथॉरिटेरियनिज्म तो हमने कई जगह पर महिलाओं के शासन का भी मैं इसी में एक बात जोड़ना चाहूंगी। सर ने अथॉरिटी की बात करी, एक बहुत फेमस वर्ड हो गया था एसपी, यानी कि सरपंच पति। हमने महिलाओं को आरक्षण दिया था पंचायत में, उन्हें सरपंच बनाया था, लेकिन पंचायत कौन चला रहे थे? उनके पति, तो वो हो गए एसपी, सरपंच पति। और क्योंकि जब नेतृत्व की बात आती है ना, तो हमारी जो सोच होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के चारों तरफ ही घूमती है। लेकिन हाँ, राजस्थान इस मामले में खुशनसीब है क्योंकि एक समय यहाँ पे राज्यपाल महिला थी, विधानसभा अध्यक्ष महिला थी और चीफ मिनिस्टर भी महिला थी। तो राजस्थान ने तो वो महिला नेतृत्व का स्वाद चखा है। बिल्कुल। शालिनी जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, सरपंच पति की बात शुरुआत में थी, उसके बाद डायनामिक्स ऐसे चेंज हुए। जैसे हम कहते हैं कि जब हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, मैं तो बहुत सारी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग विलेज में भी करती थी, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो हम उनको बस क्वेश्चंस पूछते थे। सरपंच कौन छे भाई? थे वो थारा ससुरा है? नहीं। तो फिर बंडी ने काहे ले बने बैठी चे घूमटो का आर्डर, रिजाइन कर दे। अगली मीटिंग में मैं वहां पहुंची तो कह रहे दादी थे थोड़ा बाहर चल जाओ, मैंने मीटिंग करनी चाहिए। बैठ गई कुर्सी पे। जो नीदरलैंड एम्बेसी की सेकंड ऑफिसर आई फागी में, वहाँ की प्रधान सरोज जी थी। सीताराम जी लिटरली ग्राम पंचायत और पंचायत समिति चलाते थे। तो सरोज जी को मैंने बोला आज ही मैं देखूंगी भाई मेरी ट्रेनिंग कितनी सक्सेसफुल हुई। इमेल्डा जी आ रही वहां से और सीताराम जी दोनों तरफ से घिरे हुई हो। अच्छा, वो आके बैठी, इतनी महिलाएं पुरुष सब बैठे वहां पे। वो उनको है ना ऐसे कहती है उधर बैठो, ये हमारी कुर्सी है। वो बेचारी ऐसे देखते हुए दूसरी चेयर पे बैठ गई। तो आपको आई थिंक ऐसे हनुमान जी को बताना पड़ा था ना उनमें कितना बल है, पड़ती है कि आपको क्या अधिकार है। और दी अदर। बिल्कुल। विल यू, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आई थिंक देना चाहती हूँ। आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। मेरे जैसे उन्होंने अपने फादर को करते देखा घर में, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत रिगार्ड करते मेरी मदर इन लॉ का। आज वो लोग दोनों मैरिड हैं, दोनों बच्चे अपने अपने स्पाउसेस के साथ बराबर से काम करते हैं। पर शुरुआत ऐसे हुई थी कि डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाना, सलाद बनाना, ये सब प्रांजल करेगी। प्रजय सिंह साहब को झूठे बर्तन उठाने हैं और अगर बाई जी नहीं आई तो धोएंगे भी वही। तो शुरू में तो काफी विरोध था। तो है ना, इंग्लिश में एक होता है, मैं इंग्लिश की भी प्रोफेसर रही, एक वर्ड होता है रिटोरिक क्वेश्चन। रिटोरिक क्वेश्चंस आर नेवर टू बी आंसर्ड। तो आप बहस में पड़ गए तो कबाड़ा, तो आप स्माइल करो और वही करो जो आपको करना है। दैट्स द रियल। शालिनी जी, अभी आपने जिस तरीके से बात उठाई कि जब महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की बात आती है, बेशक दुनिया बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है, बहुत सारी जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, पुरुषों की बात करें किसी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं दहेज प्रथा की बात आ ही जाती है, घरेलू हिंसा की बात आती ही रहती है, महिलाओं के खिलाफ कई सारी तरह की हिंसाएं होती हैं। समाज जब इतना ज्यादा जागरूक हो चुका है तो ये हिंसाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? कौन सी मानसिकता है वो? देखिए, मैंने ये देखा है, जो जितना मैंने रिपोर्टिंग की है और ये सब चीज़ें, कि ये दो तबके में है, या तो बहुत ज़्यादा जो हायर लेवल है या जो बहुत ज़्यादा लोअर है उनमें है। तो हायर में मुझे नहीं पता, लेकिन लोअर में मैंने देखा है कि वो बात कहाँ से शुरू होती है, चाहे हायर या लोअर, कि महिला अगर घर की बात बाहर लेके जाएगी तो इज्जत खराब हो जाएगी। ये जो इज्जत को जोड़ दिया गया है ना महिला से,
सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। कर जाएगा बाहर तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि महिला तो पीट नहीं रही ना उसको, पीट बेचारी महिला रही है, पुरुष उस पे हाथ उठा रहा है। और अगर तुमने घर की बात चौराहे पे कर दी तो घर की इज्जत खराब हो जाएगी, इसीलिए वो महिला पिटती रहती है, हिंसा सहन करती रहती है, लेकिन वो बाहर नहीं बोल पाती। हमने भले से ही कितनी महिला थाने खोल दिए, सेल्फ हेल्प जो SHG बना दिए, हेल्प डेस्क बना दिए, शी पोर्टल खोल दिया है, 181 हेल्पलाइन है, बहुत सारी 112 नंबर है जिसमें बहुत सारी चीजें महिलाएं जाके शिकायत करती हैं, कर सकती हैं, लेकिन कितनी करती हैं? नहीं करती हैं। बहुत जब एकदम से क्या होता है कि अब नहीं हो रहा। मैं खुद ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जिनके पति पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, लेकिन पति ने हाथ उठाया, लेकिन घर वालों ने ये बोला कि नहीं बेटा तुम थोड़ा सा बात करो। प्रमिला जी, एक सवाल काफी वाजिब है। जिस तरीके से कई बार महिलाएं जो होती है अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखा पाती हैं, महिलाओं को बहुत मुखर होने की जरूरत है। क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? क्या उनको घर से एजुकेशन नहीं मिल पाती कि आप अपनी जो समस्याएं हैं उनको आप कह सकें, या कभी वर्क प्लेस पर है या कहीं पर भी वो पब्लिक प्लेस पर हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या कोई भी ऐसे दुराचार किस तरीके की भी घटनाएं होती हैं, कहने में कहीं ना कहीं वो हिचकिचाती हैं। हिचकिचाहट कैसे दूर होनी चाहिए? देखिए, हिचकिचाहट का और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मैं तो अपनी शिक्षा पद्धति को ना मतलब इतना नमन करती हूँ कि उसमें कुछ सिखाया ही नहीं जाता। क्या आप में से किसी को पता है FIR कैसे लॉन्च की जाती है? क्या आपको पता है कि जो अगर हमने सिविक्स में पढ़ा है कि, और पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी उनको मालूम होगा कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। हम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की बात करते हैं, ड्यूटीज ठीक है, राइट्स तो पता करो जी। अब वो सब हमें कुछ मालूम नहीं। पॉइंट ये है कि कैसे बताया जाए? आपने सवाल तो उठाया, उसकी रेमेडी भी बताइए आप। बिल्कुल, ये सिर्फ वैल्यूज परिवार से ही आएंगी, और ये एजुकेशन नहीं, वैल्यू सिस्टम है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मॉरल साइंस पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, गुरुजी लोग घर जाया करते थे बच्चे के माँ के साथ, वो जो कनेक्ट था ना वो तो मिस हो गया, बिल्कुल टोटली मिसिंग है। आप, एक कहावत है कि एक महिला अगर शिक्षित है और उसके पास वैल्यूज हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इफ अ मैन इज एजुकेटेड, ही इज एजुकेटेड अलोन। तो वो महिला की जो जिम्मेदारी होगी, अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग होगी, अगर वो सेल्फ रिलायंट खुद होगी, तभी वो वैल्यूज अपने बच्चों को देगी। हर परिवार में अगर ऐसी महिलाएं होंगी तो अल्टीमेटली हमारा समाज उसी तरह का बने। बिल्कुल, मुझे लगता है कि महिलाओं को आप कुछ दें या ना दें, लेकिन उन्हें शिक्षा जरूर दें, क्योंकि अगर उन्हें शिक्षा मिलेगी तो सारे अधिकारों खुद से ही हासिल कर लेंगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो बात मैम ने कही, हम लोगों की अप्रोच ट्रांसडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। एक्चुअल में है क्या, हमने पढ़ा ही नहीं, ईमानदारी की बात तो ये, हमने पढ़ा नहीं, हमने इतिहास नहीं पढ़ा, हमने साहित्य नहीं पढ़ा, हम में से कितनों ने महादेवी वर्मा को पढ़ा, कितनों ने महाश्वेता देवी को पढ़ा, कितनों ने अनामदास का पूथा पढ़ी हजारी पर। हम लोगों ने अपने जो साहित्य है उस साहित्य को पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा ना तो उसका आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया। दोस्तों, जब तक आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं करेंगे और उसको आलोचनात्मक चेतना में परिवर्तित नहीं करेंगे, आपके सारे के सारे प्रयास एक पक्षीय होकर के रह जाएंगे। इसलिए वो जो एनालिटिकल सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, वो आनी चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तो हम अपने ऑडियंस के पास एक बार फिर से चलेंगे और उनसे एक सवाल लेंगे, क्या कुछ कहना है जी मैडम। हेलो सर्स, हेलो मैम्स, मेरा नाम अनन्या सज्जू है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही हूँ अभी। मेरा क्वेश्चन राजीव सर से है कि हम जैसे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस, AI और टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड से हैं, हम कैसे विमेन एम्पावरमेंट और एक आधुनिक भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी देखिए, एक तो टेक्नोलॉजी अपने आप में एम्पावर कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के खतरे भी आपको पता है, क्योंकि डिसएम्पावरमेंट का भी वो एक मैकेनिज्म बन रही है मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और कई सारी चीज़ें जो वो डेवलप कर रही है ना, उसने मैन वर्सेज मशीन की एक डिबेट शुरू कर दी है। हम चाहेंगे अतीक भाई से कि कभी मैन वर्सेज मशीन की उस डिबेट पे बात की जाएगी, लेकिन इस चीज पर हमको बल देते हुए ये देखना चाहिए कि मानवीय मूल्य हमारे कौन से हैं। हमारी कोई भी विधा मानवीय मूल्यों के अगर अनुकूल है
तब हमको उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इसलिए आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लिबरल आर्ट है, फिलॉसफी है, उसको पढ़ें। आप सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने फिलॉसफी ऑफ साइंस तो नहीं पढ़ी। कभी मौका लगा तो बताएं आपको कि न्यूटन के जो नियम हैं, वो न्यूटन के नियम किस तरह से डेमोक्रेसी को हमारे सामने एग्जिस्टेंस में लाते हैं, लेकिन वो हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की। और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने क्लासरूम को हमने कभी लाइव नहीं बनाया, बल्कि सिलेबस को कंप्लीट करने का एक माध्यम बना दिया। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से आपके सामने ये अवसर आया है कि एक नॉलेज का जो वर्ल्ड है ना, वो आपकी चेतना में आए और उसके माध्यम से आप सब लोगों से सवाल करना शुरू करें, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो राज सत्ता से जुड़े हुए लोग हों। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सवाल करने की जो विधा है वो ज़रूर होनी चाहिए। और कभी कभार जब भी आपको लगे कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई हैरेसमेंट या लगता है कि आपके साथ कोई दबाव की स्थिति बन रही है, तो कुछ करिए ना करिए, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि जब आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय ज़रूर मिलता है इसी समाज में, इसी लोगों के बीच में। तो इस तरीके से बात हो रही थी मैडम, जब हम बात करते हैं कई बार महिलाओं की बहुत सारी सशक्तिकरण की बातें तो बहुत सारी चलती चली आ रही हैं, हर इस पर जितना आप बात करेंगे मुझे लगता है बहुत सारा टाइम कम पड़ता चला जाएगा, लेकिन ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन कई बार चुनौतियों की बात सामने आती है। क्या लगता है आप आज के दौर में महिलाओं के सामने, जो युवतियां हैं उनके सामने किन किन प्रकार की चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं और पहाड़ की जैसे खड़ी हुई हैं और उस पहाड़ को ब्रेक करना है? देखिए, बहुत सारी चुनौतियों की तो मैं अब बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करती हूँ और वहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा, महिलाएं क्या, लड़कियां बहुत ही मुखर और सशक्त होती जा रही हैं। हमारी गवर्नमेंट उनको स्कूटीज भी देती है, कंप्यूटर्स भी देती है, परिवार में लोगों को लगता है स्कॉलरशिप्स भी है, राजलक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं भी हैं, तो उनको कुछ कुछ पैसे मिलते जा रहे हैं। तो लड़कियों को पढ़ाई नहीं रुकवाते आजकल। वो लोग कहते हैं अच्छा ये क्लास कंप्लीट कर लिया तो इतना और अकाउंट में आ जाएगा, ये कर लिया तो लड़के पढ़े तो पैसा जेब से देना है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज, लेकिन ये अभी भी रहता है 7 बज गए घर अभी तक नहीं आई। अरे भाई, कुछ तो ऐसा सोचो जिससे कि ऐसा ना हो। तो हमें कुछ क्रिएटिवली ऐसा करना पड़ेगा कि लड़की सुरक्षित भी हो, ट्यूशन भी चली जाए, घर भी आ जाए और किसी लेवल पे भी पहुंच जाए। आजकल तो इतने, आप सभी लोग हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, आपकी फैमिलीज आपको ट्रस्ट करती हैं। मैं गांव में देखती हूँ कि वो लोग, जैसे मैं जाहोता में जाती हूँ, बैनार जाती हूँ, बस्सी जाती हूँ, यहीं नहीं मैं सुल्तानपुर, इलाहाबाद, वहाँ भी हमारा एक ऑफिस है, नागपुर के आसपास भी। तो मैं ये देखती हूँ कि वहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जब मैं जनरली पूछती हूँ कि तुम्हारी मम्मी की शादी कब हुई थी, तुम कब करोगे, तो उनकी मम्मी कह देती है आल तो कौन करा भाई, आल तो पढ़वा दो। तो है ना, ये माइंडसेट चेंज हो गया है। और मैं शायद, अगर मैं 2025 की बात करूँ तो 10,000 गाँव में तो गई ही होंगी कम से कम, ऑल ओवर, टू बी ऑल ओवर। अब वहाँ पे लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम्स आती। आप अगर आपके मासिक धर्म का समय है, टॉयलेट नहीं है तो प्रॉब्लम है, टॉयलेट है तो प्रिंसिपल स्कूल की मैडम ने ताला लगा रखा है उसमें। तो मैं जब विजिट करने गई तो मैंने कहा अब देख लीजिए बिल्कुल साफ है, ताला खोलो। लड़कियों से मैंने पूछा, वो इधर उधर सब गंदा है, वहां तो जा ही नहीं सकते, अंदर साफ है। तो ये माइंडसेट कहाँ पे बदलेगा? आपकी प्रिंसिपल भी टीचर महिला है, गर्ल्स भी हैं वहां पे, पर आप उसको समझ ही नहीं रहे ऐसी इशू को। तो ये सेंसिटिव इश्यूज पंचायत डेवलपमेंट प्रोसेस के प्लान बनने में शामिल किए गए और उनका उन आयामों को भी देखा गया। शालिनी जी, कई बार देखा जाता है, कई बार रेप की घटनाएं आती हैं और ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति में इसी समाज से बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं पर ही लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, उनके पहनावे ओढ़ावे को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनके चलने फिरने को लेकर, उनके काम करने के तरीकों को लेकर के। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को इसमें जागरूक करने की जरूरत, या फिर घर में जो एक बच्चा होता है, एक किशोर है घर में अगर पल रहा है, और उसमें उसको ज़्यादा जिम्मेदारी है कि रेप की घटनाओं के बारे में बताने के लिए क्या कुछ है और महिला को सम्मान के लिए? मुझे लगता है कि घर के बच्चों में लड़के जो होते हैं उनको समझाने की ज़रूरत होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगी, जो रेप की घटनाएं होती है उसमें से जो 90% से ज़्यादा होती हैं वो कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या किसी जान पहचान वाले के द्वारा ही होती हैं। तो इससे मतलब साफ है कि अगर हम
रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जान पहचान वालों को एजुकेट कर सकें। अब एजुकेशन कहाँ से आएगी? जैसे मैडम ने कहा कि शुरू से ही उन्होंने अपने बच्चे को ये बताया जी कि तुम्हें घर का काम करना है, वो घर का काम कर रहा है। जब एक बच्चा 3 साल का है, हमारे संग समस्या है कि एजुकेशन का सारा जिम्मा हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ऊपर थोप दिया है। हम एज अ फैमिली, एज अ परिवार अपने बच्चे को एजुकेट ही नहीं करना चाहते। हम ये सोचते हैं कि जो सिस्टम फैमिली में चला आ रहा है बस वही ठीक है और उसी को ही करो। तो इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो एक महिला की है, जो एक माँ है। अगर उसके बेटा है तो वो उसको बचपन से ही, जब वो 2 या 3 साल का है तभी से खिलौनों में भेदभाव ना करे कि ये पिंक है, ये ब्लू है। ब्लू तुम्हारा है, पिंक बेटी का है। बारबी डॉल उसकी है, क्रिकेट बैट उसका है। तो एक जो हम जेंडर गैप की शुरुआत करते हैं ना 1.5-2 साल की उम्र से ही बच्चे में ही शुरू कर देते हैं, वो बड़े होते इतना बढ़ जाता है कि वो आगे कहीं ना कहीं किसी लड़की को छेड़ने में या रेप के रूप में सामने आता है। तो जो माँ है, यानी कि जो हम हैं, हम महिलाएं, ये बच्चियां भी कभी माँ बनेंगी तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो छुटपन से ये सिखाएं कि कोई अंतर नहीं है, ये लड़का ये लड़की नहीं, कोई अंतर नहीं, उसका तुम्हें सम्मान करना है। ये हम कभी ना, जैसे कि आप गांव में भी जाती हैं, लेकिन आपने, मुझे लगता है, आई एम श्योर ज़रूर देखा होगा कि दूध का ग्लास होता है वो पहले लड़के को दिया जाता है, बाद में लड़की को दिया जाता है। हमारे यहाँ, आपके परिवार में नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं वो सब जिन्होंने ये सब नहीं देखा है। लेकिन देख करके आप लोग आगे बढ़ करके आई तो हैं। जो परिवार, जो एजुकेशन की शुरुआत होती है ना, लड़कियों को सम्मान देने की शुरुआत, वो बहुत छुटपन से हो। माओ की जिम्मेदारी है कि वो अपने, भले से परिवार में विरोध हो, देखिए उनको अपने परिवार का हो सकता है विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन उस विरोध को दरकिनार करके उनको अपने लड़कों को ये सिखाना होगा कि ये जो लड़की है तुम्हारी बहन है, या पड़ोस में जब बच्ची रहती है वो तुम्हारे समकक्ष है, कोई अंतर नहीं। तो हो सकता है कि हम वो मैंने कहा होगा नहीं, हो सकता है कि हम एक बदलाव कर पाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं बस ऐड करूंगी जी, अगर टाइम है तो। बिल्कुल ना, साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल। अगर माता पिता एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, घर में और महिलाओं का सम्मान है, तो बच्चे वो सीखेंगे। अदरवाइज उनको सिर्फ समझाने या ज्ञान देने से शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं बता दूं, बस एक लाइन सर आई। आप सब लोग ना, पूरा महिलाओं का जो समूह है जी, वो विजिबल और इनविजिबल वायलेंस का शिकार है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन दोनों वायलेंस को समझें, एक, और दूसरा, सर्विलांस करने के कौन से ऐसे तरीके हैं जो मुझे डेमोक्रेसी से अलग कर रहे हैं, उनका भी मूल्यांकन करें। हालांकि सवाल बहुत कठिन है, पर इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता विमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी चर्चा के बीच में आइए हम जल्दी से अपने ऑडियंस से एक बार और सवाल ले लेते हैं और सुनते हैं क्या कुछ सवाल है उनका। जी मैडम। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका व्यास है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से पीएचडी की छात्रा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि जैसा हम देख रहे हैं आजकल कि गवर्नमेंट ने लड़कियों को लीगल राइट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर्टी का राइट है, जैसे किसी परिवार में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, एक लड़का एक लड़की का ही हम एग्जाम्पल लें, तो जब बड़ी होगी लड़की तो उसको पढ़ाएंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आएगी तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वो बेटे को ही ट्रांसफर करेंगे, बेटी को नहीं ट्रांसफर करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है कि हम इसको कैसे, इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम की डिसीजन मेकिंग, जो हमारी जो रोल्स हैं गवर्नमेंट में, वहाँ पे भी हम फीमेल्स की बिल्कुल माइनर जो है वो प्रेजेंटेशन है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। समाज में से क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं कि वो रोल बढ़े वहाँ पर फीमेल्स का। देखिए, पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने एक स्टोरी की थी बहुत पहले कि हक तो मिला त्यागने के लिए। उसका हेडिंग ये था, क्योंकि आपने कहा ना कि प्रॉपर्टी राइट है। जब प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, जब प्रॉपर्टी शेयर करने की बात आती है, तो घर की जो बेटी होती है, जो बहन होती है, उसको बुलाया जाता है और एक हक त्याग उससे लिखवा लिया जाता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से ये हक त्याग कर रही हूँ और प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ रही हूँ। अब लड़की के लिए देख ले, कशमकश है, उसके ऊपर दबाव है कि मायका न छूट जाए, क्योंकि अगर भाई से लड़ाई की तो मैं सारी जिंदगी मायके नहीं आ पाऊंगी। तो वो जो हमने, जो मैंने बहुत बार कहा ना, जो हमने जो सामाजिक ताना बाना ऐसा बना दिया है,
मायके नहीं आ पाएंगी, कब तक भाई रूठा रहेगा मुझे बताइए आप? कभी ना कभी तो दोनों में सुलह होगी ना। लेकिन वो एक जो डर होता है ना कि यार भाई भौजाई से लड़ाई हो जाएगी, भाभी तो घर में आने ही नहीं देगी, मैं राखी और दोज के दिन कैसे पीहर जाऊंगी, या मैं समाज में क्या ये बोलूंगी कि मेरा कोई पीहर ही नहीं है। तो इसलिए वो स्वेच्छा से, दुखी मन से, खुशी खुशी ना खुशी वो तैयार हो जाती है। लेकिन बहुत मामले में मैंने ऐसे भी देखा था कि वो लड़की पिसती है कि हस्बैंड कहता है तुम छोड़ना नहीं, उस तरफ भाई कह रहा है कि तुम छोड़ो। लड़की की बड़ी अजीब सी स्थिति, मतलब वो असमंजस की स्थिति हो जाती है। लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी राइट की बात की ना, भारतीय माइंडसेट अभी भी ऐसा है कि आप देखना कि न्यायालय के बाहर आप 99% केस में ऐसे देखोगे कि हक त्याग आज भी लिखवाया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी राइट तो मिलकर भी नहीं मिला है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं और जल्दी से हम प्रोफेसर साहब से चाहेंगे कि आज जो हमारे सामने जो नारी शक्ति बैठी हुई है, हम सभी की बातों को बड़ा गौर से सुन रही है। अगर आज ये लोग यहाँ से जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर आप इनको क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे और क्या कुछ स्मरण में अपने साथ ये लेकर जाएं? अपने अधिकारों की मांग कीजिए, और उन अधिकारों की मांग के लिए अगर आपको संघर्ष भी करना पड़े, चाहे तो वो परिवार में हो या परिवार के बाहर हो, वो करिएगा, तब आपको समानता का भाव आ सकता है। मैम ने बहुत अच्छी बात कही प्रॉपर्टी राइट को लेकर के। प्रॉपर्टी राइट का सवाल बड़ा खतरनाक सवाल है। खतरनाक सवाल इसलिए मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने एक अध्ययन किया था सर जी, हिंदुस्तान का जो परिवार है ना, वो बहुत आदर्श परिवार है, लेकिन इसमें मिनी फासिज्म के इंडिकेटर्स भी है परिवार के अंदर। पूरा अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है, और वो अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर आप लोग तोड़ सकते हैं अगर आप वहां पर तोड़ पाएंगे, समानता और लोकतंत्र की बात कर पाएंगे, अगर आप वहां साझा सांस्कृतिक विरासत को लेकर के पुरुष और महिलाओं के बीच की समानता की बात करेंगे, तो सही मानिए महिलाओं का एम्पावरमेंट कोई बहुत दूर की बात नहीं है, और तभी ये जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है इसकी सार्थकता भी स्थापित हो सकती है। प्रमिला जी, मेरा सवाल आपसे है, चूंकि उस बच्ची ने एक सवाल और भी किया था, वो भी इसमें ऐड ऑन करने के बाद आपसे चाहेंगे। कई बार होता है कई सारे संस्थानों में कई सारे ऐसे, अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो कहना है कि वहाँ पर कमी रहती है। ये जो गैप है इसको कैसे इसको फुलफिल किया जाए, और आज आप क्या कुछ मैसेज भी देना चाहेंगी? दोनों ही जवाब। देखो, मेरा तो सीधे से कहना है कि गैप कौन फुलफिल करेगा? गैप है तो उसके लिए जैसे 23 लड़कियां हैं क्लास में, तो बाकी लड़कियां ही आएंगी तभी वो गैप फुलफिल होगा। आप आ सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं, तो उसके लिए बट इट हैज टू बिगिन फ्रॉम एवरी हाउस। हम बोले समाज बदले, देश बदले, ये बदले, नहीं होगा। घर से शुरू करो। जहां से 23 लड़कियां आई हैं, 30 घरों से 30 और आएंगी, 500 घरों से 500 या 1000 लड़कियां आएंगी। आज वैल्यू सिस्टम इतनी बदल गई है, शहर में नहीं गाँव में। मैं आपको बताऊं, जिस घर में 2 लड़कियां थी, ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिली ज़्यादातर हैं, और अगर माता पिता बुजुर्ग हैं और लड़कियों की शादियां हो गई या आसपास ही ज़्यादातर करते हैं, कई घरों में माता पिता या माता विधवा या पिता अकेले अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं सहर्ष, और उनके दामाद भी स्वीकार करते हैं उनको। तो बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं तो हार्डकोर ऑप्टिमिस्ट हूँ, और मैं इन पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को देखकर बाकी सबसे शेयर भी करती हूँ। पॉइंट ये बनता है, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हम जो यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, हम ये देखें कि हमारा अपना क्या रोल है। वी मेक दिस सोसाइटी। हम क्या कर रहे हैं कि ये समाज में परिवर्तन आए। आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए, MNIT में हैं, तो आपने ऐसे क्या किया कि आप अपने सर्कमफ्रेंस ऑफ इन्फ्लुएंस में और फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को सपोर्ट करें। बरेली में एक गांव है आंवला, वहाँ पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, वो उसके बाहर कभी पढ़ने नहीं गई थी। आई फोर्स्ड देम, देयर पेरेंट्स, उनको बस एक ही जगह पता थी, वनस्थली। मैंने कहा भेज दो, पर मैंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे एक बार नहीं वहां जाना पड़ा, बट टुडे शी इज वर्किंग फॉर HCL। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज जो बात हो रही है महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो मुझे लगता है इसमें जो सबसे पहला जो सवाल और जो पहला बिंदु है वो ये है कि आप अपने लिए आवाज उठाइए,
मुखर होइए, किसी भी स्थिति में आप अपनी बात कहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक घर की एक महिला अगर पढ़ जाती है तो पूरा घर संवार देती है। और इसी के साथ जिस तरीके से जब बदलाव की बयार बहती है तो पूरा सृष्टि बदलता है, और जब शिक्षा की बात आती है तो हमारा घर, परिवार और दुनिया बदलती है। आज हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, हमने जैसे कि शुरुआत में ही कहा था, डिफेंस सेक्टर की बात कीजिए तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ रहा है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं भारत की स्थिति का, क्योंकि जो भारत का जो सर्वोच्च पद है आज वो एक महिला राष्ट्रपति के पद पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो सुशोभित कर रही हैं, ये बड़ी बात है। तो इसी के साथ एक बात ये है कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना, उदास रौनकें यहाँ जितनी भी हैं औरतों के दम से हैं। उसी के साथ आज के एजेंडा की फिलहाल इतना ही। फिर कभी ऐसी हाजिर होंगे ऐसी किसी शख्सियत के साथ और ऐसी किसी मुद्दे के साथ। सबसे पहले मैं हमारे जो भी गेस्ट हैं उनका एक बार फिर से आभार प्रकट करना चाहूंगी, आप लोगों ने वक्त दिया और इतनी ज़हीन बातें आपने हमारे दर्शकों से बताई। और सबसे बड़ी बात, हम अपने ऑडियंस का भी जो नारी शक्ति हमारे सामने मौजूद है, एक बार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने वक्त दिया और इतने माकूल सवाल और जवाब दोनों किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आज के इस एजेंडा में बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों से स्वागत हो रहा है आज के इस एजेंडा का।